नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि भाई एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या किया जाए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो बने हुए हैं और अपनी जो बुक कौन कौन सी लेनी है उसके भी वीडियो बने हुए हैं, वो तो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो आपके काम की चीज़ें कि भाई ऐसी कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले अपन जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो सीधा ही आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल जाए। दूसरा ये है कि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भाई जब टेस्ट सीरीज़ अपन लगाते हैं तो उसको किस बेसिस पे लगाएं। तो उसके दो बेसिस होते हैं, एक पीवाईक्यू से एक टॉपिक्स। तो पीवाईक्यू मतलब अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका आप थीम निकालेंगे, उनका टॉपिक निकालेंगे कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ठीक है। तो ये जो कैलाशनाथ मंदिर है कांची का, ये किसने बनाया, किस वंश से संबंधित है, इस बेसिस के ऊपर 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो ये वंश पूछता है, एक शासक पूछता है, और किस समय का, ये किस शैली में बना हुआ है। तो ये आप उस क्वेश्चन से आपने टॉपिक को डिफाइन किया और उस बेसिस के ऊपर आपने उस टॉपिक को कंप्लीट किया। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन, अगर नहीं भी बोले जाए तो कम से कम 80% क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्योंकि भाई एग्जामिनर जो भी बना रहा है उसके जो टॉपिक है उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे तभी तो आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं। अन्यथा आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बुक पढ़ रहे हैं और अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अपन ने ये टेस्ट सीरीज बनाई है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये टेस्ट आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, यूनिट 1 हिस्ट्री के जो अपन ने क्वेश्चन बनाए थे उसका आपको सैंपल मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर आप इसकी फ़ीस जानना चाहते हैं कि सर इसकी फ़ीस बता दीजिए कितनी है, तो इसकी फ़ीस अभी तो 551 रुपये है, क्योंकि आपको पता है कि 10 अगस्त तक इसकी फ़ीस 151 रुपये थी, ठीक है। अब 10 अगस्त का ऑफ़र चला गया है। अब जो 15 अगस्त का ऑफ़र ये है कि भाई अभी तो फीस आपकी टोटल 551 ही है, लेकिन ऑफ़र के साथ आपको 251 रुपये में दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये अपने स्वतंत्रता दिवस का ऑफ़र है। तो आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए या फिर अपना जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपकी जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो कॉल करने से अच्छा ये है कि आप सीधा टेलीग्राम पे मैसेज करें 8823000338, ठीक है। ये अपना नंबर है, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट देखते हैं कि टेस्ट कैसा बना हुआ था और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आप लोग बताइएगा। और आप लोग ये देखिएगा कि आप जो भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अपन जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं टोटल ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक से ही बना रहे हैं। जैसे कि भाई घटना चक्र पूर्वावलोकन आपने नाम सुना होगा एक, दूसरा है कि प्रयागराज पब्लिकेशन जो आपका यूनिक पब्लिकेशन आता है इससे बना रहे हैं अपन, थर्ड स्पेक्ट्रम से बना रहे हैं, और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वहाँ से अपन बना रहे हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। और एमपीपीएससी भी इसी बेसिस पे बनाता है। और जो रेगुलर वे में बुक मार्केट में पब्लिश है उसमें से भी अपन 1-2 क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना स्पार्टन पेज और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अब ये देखिएगा कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि वंश मंडल का संबंध किस वेद से है, आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका अपन कलर चेंज कर लेते हैं, रेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको बायलैंग्वेज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे कि आपको हिंदी इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए वंश मंडल का संबंध किससे है भैया, तो इसका राइट आंसर जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। और इस ऋग्वेद को वंश मंडल, ऋषि मंडल, गोत्र मंडल ये सब बोला जाता है, ठीक है। और जो दूसरा से 7वां मंडल है इसको बोला जाता है वंश मंडल, तो इसी संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि ऋग्वेद में कितने जनों का उल्लेख किया गया है, पूछा गया है कितने जन का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 5 जन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपको उनके नाम भी पता होना चाहिए। अगर आपको उसके नाम नहीं पता है तो जैसे कि आपको मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, यदु, ध्रुव, तुवश, पुरु और अनु, ये 5 जन, पंचजन भी बोला जाता है जिसे पंचजन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सभा और समिति का पृथक संस्था के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है। वेयर इज द
ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इंग्लिश में। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कहाँ मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सबसे पहले, और ये एमपीएससी ने पिछले साल पूछा था। ठीक है, तो उसी बेसिस के ऊपर इसको बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना कि जगती मंत्र का संबंध किस वर्ण से। आपने त्रिष्टुप मंत्र सुना था, गायत्री मंत्र सुना था, कि गायत्री मंत्र का संबंध अपना ब्राह्मणों से संबंधित होता है जब आपका उपनयन संस्कार किया जाता है तब। तो यहाँ पे जगती मंत्र उससे संबंधित है। वो क्वेश्चन पूछा गया था त्रिष्टुप, लेकिन वहाँ पे एक जगती मंत्र भी लिखा हुआ था, तो वहाँ से अपन ने इस क्वेश्चन को बनाया, क्योंकि देखिए एक टॉपिक के आसपास का ही घूमता रहता है एमपीएससी। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा शूद्र से संबंधित है जगती मंत्र। ठीक है, षड्विश ब्राह्मण का संबंध किस वेद से पूछा गया है। तो आपको पता है कि हर एक वेद में, ऋग्वेद में जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके कुछ ना कुछ भाग हैं, उनके कुछ कुछ ब्राह्मण से। ठीक है, तो जैसे कि ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का अपना क्या होता है, ऐत्रेय और कोशद होता है। ऐसे ही पूछा जा रहा है कि भाई षड्विश ब्राह्मण किसका है, तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा सामवेद का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से किसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। 6th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म के बारे में उल्लेख मिलता है काफ़ी। नेक्स्ट है कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई। अब उपनिषद आपने पढ़े तो होंगे कि भैया 108 के आसपास है, लेकिन प्रमाणिक शंकराचार्य के अनुसार प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 13 प्रमाणिक उपनिषद मिलते हैं। नेक्स्ट है कि वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्य कौन सा है वैदिक शिक्षा का। 8th का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिशाख्य। सबसे प्राचीनतम साहित्य है वैदिक शिक्षा का प्रतिशाख्य। नेक्स्ट है कि दुर्गा सप्तशती का उल्लेख कहाँ मिलता है। अब ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि आपने सुना होगा एक बार आपसे पूछा गया था कालिका पुराण। ठीक है, कालिका पुराण एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको ऑलरेडी, तो उसी से संबंधित है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा दुर्गा सप्तशती का, आपने पढ़ते हैं, कई लोग पाठ भी करते हैं इसका, ये हो जाएगा मार्कंडेय पुराण। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। 10th का राइट आंसर हो जाएगा अपना सुत्त पिटक को बोला जाता है बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9वीं शताब्दी में आने वाले अरब यात्री सुलेमान किस वंश में आया था, पूछा गया। सुलेमान एक यात्री था, वो कौन सा था, अरब से आया था, और कब आया था, 9वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे 3 फैक्ट तो आपके यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो किसके समय में आया था ये पूछा गया। 11th का राइट आंसर हो जाएगा अपना, बताइए, सी, दोनों प्रतिहार और पाल शासकों के समय आया था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिहार और पाल शासकों के समय। अरब यात्री, फिर से यहाँ पे अरब यात्री, 2 अरब यात्री आए थे, अल मसूदी, तो ये किस वंश के शासकों के समय आया था भैया। 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा डी, अर्थात ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑप्शन है वो भी एमपीएससी के हिसाब से बनाया गया है। जनरली क्या होता है कि इंसान सोचता है कि यार सिर्फ ए होगा, बी होगा, सी होगा, लेकिन जो थोड़े से जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं उनको समझ में आता है कि भाई ये जो मैक्सिमम मतलब 100% नहीं भी बोला जाए, लेकिन 90% बोल सकते हैं। 90% केस के में क्या होता है, ये जो ए और बी ऑप्शन होता है या दोनों होता है, इस टाइप का ऑप्शन ही सही होता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा कोशिश करें, अगर नहीं पता है तो ए और बी जो अगर दिया हुआ किसी ऑप्शन में तो उसी को लगा के आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि अकबरनामा का तीसरा खंड किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, बहुत जगह पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका तीसरा खंड क्या किस नाम से जाना जाता था, ये हो जाएगा आईने अकबरी। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा हुआ है ये, तो आपको पता ही अकबर से संबंधित है, मुगल शासक। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक की मुद्रा पर जलपोत का चित्रण मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा चुका है ये भी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है कि लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है, मिनी मोहनजोदड़ो, तो किसको जाना जाता है, ये हो जाएगा लोथल को ही जाना जाता है, लघु मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शंकराचार्य ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया। तो आपको पता है कि आदि शंकराचार्य के बारे में अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो जो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक क्वेश्चन है, वो तो आपको उसके बारे में पता ही है, लेकिन इनके जो फर्स्ट गुरु है उनके बारे में पता है कि आपको नहीं। गोविंद योगी, गोविंद योगी इनके प्रथम गुरु थे। खैर ये गौड़पाद के पास जरूर गए थे सबसे पहले गुरु बनाने, लेकिन गौड़पाद के पास पहुंचने से पहले ही ये मतलब अंतिम अवस्था में थे अपने, तो जीवन के अंतिम अवस्था में थे। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, गोविंद योगी के पास जाइए। तो ये गौड़पाद के पास पहले पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने अपना पहला गुरु किसको बनाया था, गोविंद योगी को।
नेक्स्ट है कि राजा भोज द्वारा कृत, राजा भोज ने जो रचना रची है उसमें कौन सा ग्रंथ है जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो ये ऐसे राजा भोज से संबंधित कृतियाँ का एक नया क्वेश्चन मिल जाता है आपको अगर पूछा जाए तो, इसलिए अपने को राजा भोज के बारे में देखना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सालिहात्र। सालिहात्र जो है वो अपना किससे संबंधित है, मेडिकल साइंस से संबंधित है सालिहात्र। तमिलकम प्रदेश किन नदियों के बीच अवस्थित है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। जो अपना 15 साल या 13 साल का जो अपना पीडीएफ डाला हुआ है मैंने डाल के रखा हुआ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा पिन मैसेज में 1990 से लेकर के 2013 तक का सॉल्व पेपर है, तो यहीं से क्वेश्चन बनाए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर तमिलकम प्रदेश किन किन नदियों के बीच में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है तमिलकम प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई अशोक के शिलालेख में केरल पुत्र के नाम से कौन चर्चित है, केरल पुत्र किसको कहा जाता था बताइए। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना चेर, शासकों को चेर। ये पांड्य, चोल, चेर ये एक ही समय के शासक है, आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। ठीक है, ये चोल में तो कराइकल चोर जो है और पोन्नियन सेल्वन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, तो यार इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़। और अगर आपको नहीं भी पता है तो एक मूवी आई थी PS1 और PS2, अगर ये नहीं देखी है तो यहाँ से भी अगर देख लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। UPPCS में ROARO में PS2 से सीधा क्वेश्चन आया। यदि आपने मूवी देखी होती तो वो क्वेश्चन सही कर लेते, और अगर नहीं देखी हो तो फिर अगर आपने पढ़ा होता तो भी सही कर लेते। खैर ये मूवी बहुत लंबी लंबी है, 3-3 घंटे के आसपास, तो आपके समय है तो देखें अन्यथा ना देखें। हिस्टोरिकल मूवी देखने से आपका फ़ायदा ही होता है। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य में अरसर किस नाम से जाना जाता था, या अरसर किससे संबंधित था, अरसर संगम साहित्य में। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये शासक वर्ग को अरसर बोला जाता था। ठीक है, इस टाइप के कीवर्ड पूछे जाते हैं संगम साहित्य से। एक तो संगम साहित्य से आपकी रचना पूछ लेंगे, या आपकी संगति जो होती है आपके अगस्त्य के मुनि कब थे, नक्किरार कब थे, है ना, इस टाइप से आपसे मदुरै में हुई या कहाँ हुई, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इनके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। अब महमूद गजनवी तो आपको पता है कि भाई कहाँ से आया, इसके समय कौन कौन अपने इतिहासकार थे वो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा अपना बी, उद्बी हो जाएगा, इसका दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी वो कौन सा युद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध है। आपको पता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें गोरी की विजय हुई, तभी मुस्लिम सत्ता का स्थापना हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इल्तुतमिश ने चलाए थे। ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इल्तुतमिश ने बलबन को किस विजय के बाद खरीदा था पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईएएस जो एग्जाम होता है अपना यूपीएससी जिसको बोला जाता है, 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्वालियर। तो ग्वालियर जब विजय हुई इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, तब उसने बलबन को खरीदा था। ठीक है, फिर बाद में आपको पता है कि बलबन एक शासक भी बनता है, बलबनी वंश से चलाता है वो, नौ रोज सिजदा इस टाइप की प्रथा भी शुरू करता है, और लोह और रक्त की नीति भी चलाता है लघु मोहनजोदड़ो के नाम से। ये तो छोड़ दो, एक मिनट। अगला है कि गुलामों को गुलाम किससे कहा जाता है, किसे बोलते हैं, किसे बोला जाता है बताइए। तो ये बोला जाता है इसको इल्तुतमिश को। ठीक है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि गुलाम वंश से संबंधित था और खुद भी एक गुलाम था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि बगदाद के खलीफा ने किसी सल्तनतकालीन शासक को खिल्लत प्रदान की थी, किसको बोली थी खिल्लत प्रदान की थी भाई। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी। ठीक है, तो आपको पता है ना ऐबक का कथन है यहाँ पर कि भैया मेरे मरने के बाद मेरे गुलाम जो है वो इस सल्तनत पर शासन करेंगे, तो ये ऐबक का ही तो गुलाम था ये, तो इल्तुतमिश हो जाएगा गुलामों का गुलाम। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि एमपीपीएससी ये पूछ चुका है, इसी के उस क्वेश्चन से निकाला गया इस क्वेश्चन को कि इसमें से कौन सा सेनापति निम्न वंशों के समय सेनापति नहीं था, तो ऐसा पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो उससे अपन ने इसको निकाला। तो आपको यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि भाई क्या है अलाउद्दीन का खिलजी का सेनापति कौन है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा अपना जफर खां था, ना कि आयनुल मुल्क। आयनुल मुल्क ये है कि कम से कम 7 वंश और 7 शासकों का सेनापति रह चुका है ये आयनुल मुल्क। ठीक है, तो ये एमपीपीएससी से पूछा था।
तो उसी टॉपिक से अपन ने ये क्वेश्चन निकाला, क्योंकि पता है आपको अलाउद्दीन खिलजी एक इम्पॉर्टेंट शासक रह चुका है उस समय का, ठीक है, और चाहे वो पॉजिटिव वे में रहा हो चाहे नेगेटिव वे में, हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किसी सल्तनतकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी, तो कौन सा था वो कि जिसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की थी? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्टार्ट किया था। दिल्ली को प्रथम राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था, पूछा गया, 29 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अपना सी अर्थात इल्तुतमिश, ठीक है। गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण की, एमपीपीएससी पूछ चुका है 2015-16 में, तो इस हिसाब से आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, गयासुद्दीन तुगलक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा इसमें से किस शासक ने जीता था, ठीक है। अब ये विजयनगर किंगडम से संबंधित क्वेश्चन है और विजयनगर किंगडम से जरूर पूछा जाता है। बहमनी किंगडम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन चूंकि विजयनगर एम्पायर से संबंधित है इस वजह से विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन और उससे से शासक पूछा गया। तो ये आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। 31 का राइट आंसर बता दो जल्दी से, ये हो जाएगा अपना हरिहर द्वितीय ने, ठीक है। हरिहर द्वितीय ने गोवा भी छीना इन लोगों से और बेलगांव भी छीना, ठीक है। तो ये बहमनी वंश में हसन गंगू था, हसन गंगू। नेक्स्ट इसके बाद कि भाई विजयनगर साम्राज्य में मधुरा विजय नामक कृति किसने लिखी थी। मधुरा विजय एक इम्पॉर्टेंट विजय थी विजयनगर साम्राज्य में, तो इसको एक शासक ने जीता, तो उसकी पत्नी ने ये बुक का नाम लिखा मधुरा विजय। तो कौन है वो, तो उसका नाम है गंगा देवी। गंगा देवी ने ये कृति लिखी थी। तेलुगु साहित्य के कवित्रय में कौन शामिल नहीं, आपने कन्नड़ साहित्य सुना होगा, ठीक है, मलयालम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपका आ गया तमिल भी सुना होगा आपने, तेलुगु आ गया। तो तेलुगु के कवित्रय मतलब 3 लोग हैं जिन्हें कवित्रय बोला जाता है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है। 33 का राइट आंसर बताओ, ये हो जाएगा अपना दुर्जती शामिल नहीं है, बाकी सब हो जाएगा नन्य, येरण और टिक्कन, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण की शैली कल्याण मंडप का संबंध किससे है। कल्याण मंडप बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर निर्माण की शैली है, स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। 34 का राइट आंसर बता दो जल्दी से, ये हो जाएगा अपना विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के समय सरकार और परगना के बीच में जो कौन सी नई इकाई बनाई गई थी, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकला बोला जाता था इसको, और ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी मिलेगा एज इट इज़। तो कहने का मतलब ये है कि लूसेंट को हल्के में ना लेना, कोई अगर बोलता है कि लूसेंट मत पढ़ना तो वो फिर मुझे लगता है कि आपको बेवकूफ़ी बना रहा है, लूसेंट पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाबित का संबंध किससे है भाई, 36 का राइट आंसर बताइए, ये हो जाएगा अपना ए, राज्य कानून से संबंधित है जवाबित। फाजिल का क्या अर्थ है, फाजिल, ये सब सल्तनतकालीन कीवर्ड्स हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा इक्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या बोला जाता था, फाजिल बोला जाता था। विशुद्ध हिंदू इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा था, बताइए कौन सा था प्रथम मकबरा जो कि हिंदू और इस्लामिक शैली में बना हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा बलबन का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है। अब कीर्ति स्तंभ के बारे में आपने सुना है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक और अपना जो है राणा कुंभा के बीच में युद्ध हुआ। अब दोनों ही अपने अपने विजय के बोलते हैं कि भाई बोलते हैं कि मैं जीता। तो आप जो अपना राणा कुंभा था उसने बोले कि भाई देखो मैं जीता हूँ तो मैं कीर्ति स्तंभ का रचना करूँगा, तो उन्होंने कीर्ति स्तंभ खड़ा कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलता है कि भाई मैंने, तो उसने भी एक इमारत खड़ी करी, लेकिन ये इमारत तो खड़ी करी लेकिन इसका रचयिता कौन था प्रशस्ति का, तो इसका प्रशस्ति का रचयिता पूछा गया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का बताओ, ये हो जाएगा अपना बीर अत्रि कवि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे आपको बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा, बता दो। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिल्ली के सुल्तानों में किस भाषा का संरक्षण दिया गया था। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया, तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इसका राइट आंसर ही करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फारसी। नेक्स्ट है इसकी किस दिल्ली सुल्तान ने संस्मरण लिखे, विच दिल्ली सुल्तान ने मेमोर्स लिखे, तो कौन है वो संस्मरण किसने लिखे हैं आपको बताना है। 42 का राइट आंसर, तो बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा अपना फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। निम्न यात्रियों के आने का क्रम बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है और अगर ये आपको नहीं पता हो और आपने अगर धोखे से भी मतलब थोड़ा भी हल्का फुल्का कुछ याद होगा कि भाई कौन कब आया होगा तो आप इसको सही कर सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा, थोड़ा टफ ही।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले तो भाई अल-बरूनी आया, फिर उसके बाद अपना इब्न बतूता आया, फिर उसके बाद मनोची और ट्रेवेनियर। आपको पता है मुगल एम्पायर के समय ट्रेवेनियर आया, मनोची विजयनगर साम्राज्य के समय था। अल-बरूनी तो आपको पता ही है कि भैया अपना गजनवी के साथ आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तो ये आपको उस हिसाब से कर लेते हैं आप। स्टोरियो दे मगोर भारत का दर्पण रचना किसने लिखी पूछा गया है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोची। ठीक है, मिरर ऑफ इंडिया बुक का नाम। नेक्स्ट है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में इसमें से कौन सी फसल नहीं होती थी। ये एक कॉमन सेंस बेसिस क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि कितने लोग कॉमन सेंस अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कॉमन सेंस के आधार पर लगाइए। और अपना जो ओल्ड नॉलेज है, मतलब कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि भाई कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट कर सकते हैं आप, या आपको मैंने हिंट दे दी। इस हिसाब से बहुत सारे लोग अब समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मक्का, क्योंकि मक्का तो आपको पता है ना बाद में इंट्रोड्यूस करवाई है। भाई गेहूँ और धान तो सिंधु घाटी सभ्यता में होते थे, और ये जो भी तो होता था, इसीलिए तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल दिया। मक्का को तो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था विदेशियों के द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉमन सेंस भी अपना यूज़ करना है। किताब ए नौरस की रचना किसने की थी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट किताब है। 46 का राइट आंसर बताना है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है भैया, ये बताओ। इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं, तो इसको बोल जाएंगे अपना हैदराबाद को गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में इजी है। तो 48 का राइट आंसर, यहाँ पे कुछ संत का नाम नहीं लिखा हुआ है, संत किससे संबंधित है, उससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा अलवर संत। आपको पता है अलवरों ने, मतलब कि जो वैष्णव संप्रदाय है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और अगर संत का नाम पूछ लेते तो हो जाएगा रामानंद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई किस भक्ति संत ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन कितने बढ़िया है बनाया गया। 49 का राइट आंसर आपको बताना होगा, तो ये हो जाएगा रामानंद के द्वारा। ठीक है, कबीर और धर्मदास के बीच में जो संवाद हुए हैं उसका जो संकलन किया गया उसका शीर्षक क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अमरमूल। तो यहाँ पर आप इसको कॉमन सेंस बेसिस पे कर सकते थे कि साकी शब्द और रामायणी तो रचना है। ठीक है, और संवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, तो वह एक्स्ट्रा क्या है, अमरमूल। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो अब इसको अपन एक पार्ट में ही, आज का जो टेस्ट है वो अपन एक पार्ट में यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने 50 क्वेश्चन करा लिए। आपको वीडियो कैसे लगा बताइएगा। और टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं, अपना इस नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप लोग कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो सब कुछ आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।